आपसे पूछना चाहेंगे व्हाट इज बैकएंड डेवलपमेंट। So basically backend जो जैसे word ही है that something that runs on the backside of बट सर व्हाई इज इट सो क्रिटिकल इन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस? अगर हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं और वो एप्लीकेशन सिर्फ फ्रंट एंड पे रन कर रहा है राइट। that means there is no dynamic data ओके। and if there is no dynamic data इसका मतलब ये है कि backend is the most critical या most important part of any application। UPI जो है क्या पता किसी बच्चे ने सोचा हो, किसी छोटे डेवलपर ने सोचा हो। आपकी एक कोई पर्सनल एडवाइस है बडिंग डेवलपर्स के लिए तो व्हाट वुड दैट बी? अगर आप अपने करियर को एटलीस्ट 40 इयर्स या 30-40 इयर्स के लिए देख रहे हो, कैन यू सजेस्ट सम बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स? क्योंकि आप बैकएंड डेवलपर हो तो आपके प्रोजेक्ट्स थोड़े से तो। और सर अगर हम इसकी सैलरी रेंज के बारे में बात करें तो जिस तरह से आपने डेजिग्नेशंस बताई है उस डेजिग्नेशन पे कितना एक्सपेक्ट कर सकता है एक बैकएंड डेवलपर? इंडिया में 50 CR Hello guys, so welcome back to our podcast at WS Cube Tech. Today we have with us Mr. Bhagirath, who's a senior full stack web developer and a mentor with WS Cube Tech. He has helped transforming careers of over 3,000 plus students and he's a geek when it comes to the tech industry. So today we're going to talk about a very booming career which is backend development. We're going to talk about anything and everything. So moving on to sir, how are you sir? I'm fine, Padati. How are you? How do you feel? I am great. How do you feel being here? I'm feeling good today. Great. So सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे what is backend development? So basically backend जैसे word ही है something that runs on the backside of the application. Yeah. So थोड़ा सा इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं और कोई भी डेटा अपना एंटर करते हैं और हमें उस डेटा के रिलेवेंट, लेट्स से हम बात कर रहे हैं wscubetech.com पे हम गए और हमने कोई प्रोग्राम चूज किया और वहां से हमने एक अपनी क्वेरी एंटर की फॉर द डेमो क्लासेस और एनीथिंग। वो जो क्वेरी है वो प्रोसेस होती है एंड हमारे पास एक एसएमएस आ जाता है कि योर क्वेरी हैज बीन रिसीव्ड, एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ जाता है एंड एट द सेम टाइम हमारा जो डेटा है वो जाता है बैकएंड पे और कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है जहां से हमें बाद में कांटेक्ट किया जा सकता है या हमारे कांटेक्ट नंबर सामने वाली जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास चले जाते हैं। तो जब हमने अपना डेटा एंटर किया तब तक फ्रंट एंड था और जैसे हमने सबमिट पे क्लिक किया वहां से जर्नी स्टार्ट हो गई बैकएंड की, यानी सारा डेटा बैकएंड में गया, किसी सर्वर पे गया, वहां पर कुछ प्रोसेसिंग हुई जिसकी वजह से आपको एसएमएस या व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आए एंड एट द सेम टाइम वो वहां पर उस सर्वर के डेटाबेस में सेव भी हो गया। Right. जिसकी वजह से वो जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी लेट्स से WS Cube Tech है वो आपका डेटा कभी भी रिट्रीव करके वहां से देख सकती है कि आपने किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए इंक्वायरी की है। Right. सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बैकएंड को। बाकी बैकएंड अपने आप में और बहुत सारी चीजें लिए हुए रहता है जो अभी हम आगे डिस्कस करते हुए चलेंगे। But sir, why is it so critical in software applications? सी देखो, अगर हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं और वो एप्लीकेशन सिर्फ फ्रंट एंड पे रन कर रहा है Right. दैट मींस देयर इज नो डायनेमिक डेटा Okay. एंड इफ देयर इज नो डायनेमिक डेटा इसका मतलब ये है कि आज एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे कौन सी ट्रेन है या नहीं है ये आपको बताने वाला कोई नहीं है, क्योंकि किसी डेवलपर ने फ्रंट साइड पे कोड लिखा और वो कोड लिख के एक वेब पेज बना दिया जिसमें लिखा है कि इवनिंग में 6 o'clock पे जयपुर टू इंदौर एक ट्रेन जाती है। अब उसमें वो ट्रेन आज कैंसिल हुई बट ये कौन बताएगा? Right. क्योंकि वो तो स्टैटिक पेज है और उस स्टैटिक पेज पे कभी चेंजेस होंगे ही नहीं क्योंकि वो डेवलपर ने कोड लिख दिया था और उस पेज को लाइव कर दिया। इफ देयर इज नो बैकएंड तो इसका मतलब है कि डेटा कभी भी चेंज नहीं हो सकता, डायनेमिक नहीं हो सकता, और डायनेमिक नहीं हो सकता इसका मतलब है कि आपके पास फॉल्स डेटा भी आ सकता है और आपके पास कभी भी अपडेटेड डेटा नहीं आएगा और बहुत सारी चीजें जो हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। लेट्स से मैंने कहीं पे कोई यूपीआई पेमेंट किया तो कैसे पता चलेगा कि ये क्यूआर कोड वैलिड है कि नहीं है? Right. लेट्स से वो एक टाइम तक तो वैलिड था बट अभी वो क्यूआर कोड डिस्क्वालीफाई हो गया किसी रीजन की वजह से, वो जो अकाउंट था उसी को उन्होंने बैन कर दिया। तो मैं जब स्कैन करूंगा तब मुझे कौन बताएगा कि अभी अकाउंट इनएक्टिव है, मतलब ये अकाउंट काम नहीं करता। दीज ऑल थिंग्स आर बिकॉज ऑफ डेटा और डेटा को प्रोसेस करने के लिए चाहिए बैकएंड जहां पर एक रिक्वेस्ट जाएगी और पूछा जाएगा कि भाई क्या ये क्यूआर कोड वैलिड है या एक्टिव है, अगर है तो इस पे जो है पेमेंट का नेक्स्ट स्टेप यानी पेमेंट प्रोसीड कर दो।
So this is why backend is the most critical, a most important part of any application. Right. So understanding the criticality, what are some of the most common technologies in backend which are being used today? ये एक बहुत बड़ा पूल है, मतलब Okay. इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो अलग अलग चीजों पे काम करती है. लेट्स से अगर मुझे कोई फिनटेक एप्लीकेशन बनाना है, फाइनेंस रिलेटेड कोई काम करना है, तो आई विल बी गोइंग फॉर जावा. Okay. लेट्स से मुझे कोई स्केलेबल एप्लीकेशन बनाना है जिसमें मुझे स्पीड चाहिए, बहुत फटाफट रिट्रीवल चाहिए डेटा का, तो आई विल बी गोइंग फॉर जावास्क्रिप्ट. लेट्स से मुझे कोई एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जिसमें मुझे हाई अप टाइम चाहिए, तो मैं किसी और टेक्नोलॉजी को यूज करूंगा. तो इस तरीके से बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं. जावा को हम ले सकते हैं, जावास्क्रिप्ट यानी नोड जेएस की हम बात कर सकते हैं, हम पीएचपी की बात कर सकते हैं, पाइथन की बात कर सकते हैं, Right. रूबी एंड रेल्स की बात कर सकते हैं. कई सारी टेक्नोलॉजीज यूज की जाती है बैकएंड में, और हर टेक्नोलॉजी का अपना एक स्पेसिफिक टास्क है. Right. सो देयर कैन नॉट बी अ सिंगल टेक्नोलॉजी जो 360 डिग्री यानी सारे काम कर पाए. Hmm. हर टास्क के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी है. बट अगर हम ऐसे 5 नोट डाउन करें कि दीज आर दी मोस्ट कॉमन जो आज की डेट में यूज हो रही है, सो वो 5 के नाम क्या होंगे? फर्स्ट इज जावा, Hmm. सेकंड इज जावास्क्रिप्ट, दैट इज नोड.js. Right. थर्ड इज पीएचपी, Hmm. जो कि कई सारे लोगों को लगता है कि पीएचपी इज डेड, बट ऐसा नहीं है. फोर्थ इज पाइथन, Hmm. एंड फिफ्थ इज जो आज के टाइम में धीरे धीरे थोड़ा सा जिसका नाम हो रहा है, दैट इज गोलैंग. राइट, दैट्स ग्रेट. सो सर, आपने थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड. सो हाउ इज बैक एंड डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम फ्रंट एंड डेवलपमेंट? सो फ्रंट एंड में तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यूजर इंटरफेस बना रहे हैं. हाँ जी. मतलब हम चाहते हैं कि यूजर वहां आए, क्लिक करे, अपना डेटा एंटर करे और यूजर इंटरेक्ट करे बस वहां पे. तो वो एंड है फ्रंट एंड. बट वो जो यूजर ने इंटरेक्शन किया है उसका डेटा कहीं तो स्टोर होना चाहिए. लेट्स से आप नेटफ्लिक्स पे गए और आपने एक ही रात में 4 मूवीज देख ली. अब नेक्स्ट डे नेटफ्लिक्स क्या सोचेगा कि कल रात को आपने ये 4 मूवीज देखी थी, तो हो सकता है आज भी आप देखोगे और इसी जॉनर में मूवीज देखोगे होगे, तो वो आपको सजेशंस देगा. अगर नेटफ्लिक्स का सिर्फ फ्रंट एंड ही होता और कोई बैक एंड नहीं होता, तो नेटफ्लिक्स क्या करता है कि जब आपने नेटफ्लिक्स का ऐप डाउनलोड किया तो वो 4 मूवीज भी डाउनलोड करवा देता जो हमारे मीडिया प्लेयर में डाउनलोड हो जाती. राइट. और बस वो मूवीज आप देख रहे होते, कोई नया सजेशन नहीं, कुछ भी नहीं. तो फ्रंट एंड मतलब यूजर जहां इंटरेक्ट करेगा और देखेगा. बैक एंड मतलब जो बिहाइंड द सीन चलेगा कि नेक्स्ट डे ये मूवीज सजेस्ट करनी है और मूवीज जैसे लोड करवानी है, ये सारी मूवीज हमारे पास डाउनलोडेड तो नहीं है, ओवर द इंटरनेट चलती है, आपका सब्सक्रिप्शन एंड हो गया तो अब आप ऐप यूज नहीं कर सकते. ये सब कुछ बैक एंड पे चलेगा. और फ्रंट एंड इन सब चीजों को सिर्फ यूजर को इंटरेक्ट करवाने के लिए बनाई हुई चीज है. तो फ्रंट एंड मीन्स जहां यूजर इंटरेक्ट करता है, और बैक एंड मीन्स जो लॉजिकल पार्ट होता है या जहां बिजनेस लॉजिक्स होते हैं. Right. You made it sound very fascinating. So this brings my interest into backend development. Ki let's say if a fresher wants to start off their career into backend development, he wants to become a backend developer. उसका क्या roadmap होना चाहिए? What's the first thing he should start with, and then further roadmap? So the roadmap is very simple. You need to start with the basics first. And basics का मतलब है कि जो भी आप backend development सीखना चाह रहे हो, उसके लिए you need to learn a programming language first. Okay. So the programming language could be anything. आप जावा सीख सकते हो, जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो, पीएचपी सीख सकते हो, गोलैंग सीख सकते हो, पाइथन सीख सकते हो. कोई भी एक लैंग्वेज आपको सीखनी है. वंस यू आर डन विद द लैंग्वेज, अब उस लैंग्वेज के बेस पे कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स आपने बना लिए. सो द फर्स्ट स्टेप इज टू लर्न द लैंग्वेज. सेकेंड स्टेप इज टू बिल्ड सम प्रोजेक्ट्स, जो कि हर जरूरी नहीं है कि हर लैंग्वेज में बन पाए, बट कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स या टास्क आपने कर लिए. एंड देन कम्स द थर्ड स्टेप. अब ये जो आपने लैंग्वेज सीखी है, इससे कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आपको. सो रियल लाइफ प्रॉब्लम का मतलब है कि लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वो डिसाइड करता है कि अगर आप हर मंथ में 0 to 100 यूनिट कंज्यूम करते हो तो ये आपके चार्जेस हैं. 100 to 200 पे ये चार्जेस हैं. लेट्स से पर यूनिट 0 to 100 पे 10 रुपीज आपको देना है. 100 to 200 पे आपको 12 रुपीज देना है. 200 to 300 पे आपको 15 रुपीज देना है, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है. नाउ दिस इज द रियल लाइफ प्रॉब्लम. दिस इज वन ऑफ द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स. तो इसको आप अपनी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपने सीखी है उससे सॉल्व करने की कोशिश करो. ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको मिलेगी, उनको सॉल्व करो, तो उस लैंग्वेज का आपका जो बेस है वो स्ट्रांग हो गया. फिर आप आगे बढ़ सकते हो. तो सर, अभी जितनी भी चीजें आपने बताई, दैट वाज बेसिक्स, कि इससे आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा. इसके बाद क्या स्टेप होगा? अब क्या कि आपने बेस स्ट्रांग कर लिया है, नाउ यू नीड टू चूज अ फ्रेमवर्क जो कि बैकएंड में हेल्प करेगा. मतलब अब तक हमने बैकएंड नहीं पढ़ा, अभी तो हम बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे थे. अभी आप बैकएंड पे आए ही नहीं. अब बैकएंड स्टार्ट होगा, और बैकएंड में 2 चीजें होंगी. एक सर्वर टेक्नोलॉजी
और एक आपका डेटाबेस। सो फॉर एग्जांपल आपने जावा सीखा था अगर, तो आप जावा की जो भी फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है वो यूज करोगे, स्प्रिंग बूट या जो भी फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है। अगर आपने लेट्स से जावास्क्रिप्ट सीखी थी, तो आप नोड जेएस को यूज करोगे क्योंकि जावास्क्रिप्ट का एक ही फ्रेमवर्क अवेलेबल है। अगर आपने पाइथन सीखा था तो पाइथन का जेंगो यूज करोगे। इसका मतलब अब आप एक बैकएंड फ्रेमवर्क सीखोगे जो सर्वर साइड पे काम करेगा। फ्रेमवर्क अकेले काम नहीं कर सकता, तो आपको साथ में डेटाबेस भी सीखना पड़ेगा। तो अब आप डेटाबेस और फ्रेमवर्क दोनों को सीखोगे। फ्रेमवर्क्स आप लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चूज करते हो, डेटाबेसेस आर लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, उनका Okay. लैंग्वेज से कोई रिश्ता नहीं है। Right. आप एसक्यूएल डेटाबेस भी सिलेक्ट कर सकते हो, नॉन एसक्यूएल डेटाबेस भी सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब यू कैन गो फॉर माईएसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल और यू कैन गो फॉर मोंगोडीबी। Okay. ये आपका डेटाबेस हो गया। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डन, फ्रेमवर्क आपने चूज कर लिया है, डेटाबेस आप चूज कर चुके हो। इन तीनों के साथ आपने बैकएंड डेवलपमेंट सीखा। डेवलपमेंट में अभी आप प्रोजेक्ट्स बनाने पे जब जाओगे तब आप एक बैकएंड डेवलपर अच्छे से बन जाओगे। अभी तो आपने बस सीखा है कि बैकएंड काम कैसे करता है, राउटिंग कैसे होती है, डेटाबेस में क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ऑपरेशंस कैसे होते हैं, डेटाबेस कैसे काम करता है, और जो आपका नोड जेएस था लेट्स से, वो कैसे काम करता है। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसमें आपने जो सब कुछ सीखा था उससे प्रोजेक्ट्स बनाने स्टार्ट करोगे। तो आप एपीआईज बिल्ड करोगे, आप अपने रेस्ट सर्वर्स बनाओगे, आप लेट्स से थोड़ा सा और एडवांस जाते हो तो आप एक पूरा फुल स्टैक एप्लीकेशन बना सकते हो अगर आपको फ्रंट एंड भी आता है तो। तो अल्टीमेटली जो आपने बैकएंड सीखा है उससे आप रियल जो प्रोजेक्ट्स है वो बनाने पे जाओगे। सो दिस इज हाउ यू गेट इनटू बैकएंड, दिस इज द रोड मैप जो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे। एंड द अल्टीमेट थिंग इज कि प्रोजेक्ट्स बनाना है। Right. जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स आपके पास होंगे उतना ही स्ट्रांग पोर्टफोलियो आपका होगा Right. और उतना ही अच्छे से आपने बैकएंड सीख लिया होगा। So अगर हम इसे sum it down करें कि this is your perfect roadmap, you need to clear your basics. Yeah. Then you need to learn. You mentioned 4 languages. One of the 4 languages, either Java or JavaScript or PHP or Golang or Python, Any. And then you need to build the projects. Yeah. Then you need to go for the basic fundamental real problems and then the projects. Okay, okay. So sir, अगर हम इस रोड मैप को स्टेजेस में सम डाउन करें तो बहुत ब्रीफली कैसे होगा वो? फर्स्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Yes. एक लैंग्वेज सीख लिया आपने, उस लैंग्वेज के बेस पे कुछ रियल प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व की, ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज के बेस पे। फिर आपने एक फ्रेमवर्क चूज किया जो सर्वर साइड टेक्नोलॉजी पे काम करेगा। फिर आपने एक डेटाबेस चूज किया। okay. फिर आपने उन सब चीजों को मिला के एक एप्लीकेशन डेवलप किया, यानी बैकएंड डेवलप किया, फुल स्टैक एप्लीकेशन नहीं, सिर्फ बैकएंड डेवलप किया, यानी एपीआई सर्वर बना लिया या कुछ भी ऐसा जो किसी फ्रंट एंड के साथ में मर्ज हो पाए। Yes. वो आपने बना लिया। ये 5 स्टेप्स हैं। Got it. Nice. So sir, आपने जैसे बताया कि प्रोजेक्ट्स पे काम करना is one of the most important thing. Can you suggest some beginner friendly projects? So देखो, बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स एज इन कि क्योंकि आप बैकएंड डेवलपर हो तो आपके प्रोजेक्ट्स थोड़े से तो हाई लेवल के होंगे। Right. अब हाई लेवल के मतलब कि या तो आप एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बना सकते हो या फिर आप एक ब्लॉगिंग एप्लीकेशन बना सकते हो जिसका आप बैकएंड बना रहे हो। इफ यू आर गुड इन फ्रंट एंड तो आप फ्रंट एंड भी बना सकते हो उसका। तो आप बैकएंड उसका डेवलप कर रहे हो, यानी ई कॉमर्स का बैकएंड डेवलप किया, या फिर आपने लेट्स से एक ब्लॉग का बैकएंड डेवलप कर दिया, आपने एक एपीआई सर्वर बना लिया, बस खाली रेस्ट एपीआई सर्वर बना लिया, या कुछ फ्री एपीआईज, ओपन सोर्स एपीआईज के लिए आपने एक ट्रायल प्रोजेक्ट बना लिया जहां पर आपने कुछ एपीआईज बनाई और उनको ओपन सोर्स कर दिया कि कोई भी फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करना चाहता है तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये कुछ कैटेगरीज हैं, ये कुछ कैटेगरी के बेस पे प्रोडक्ट का फिल्टर होता है। इस तरीके से आप कुछ प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करवा सकते हो। तो आपने एक बेसिक सा ऐसा फ्लो बना लिया जो कि सिर्फ रेस्ट एपीआईज है और वो आपने लाइव कर दी। So sir, it is a possibility that if a beginner is making projects, उन्हें काफी सारे challenges आ सकते हैं. Yeah, true. So how does a beginner overcome these challenges? What are the common challenges जो उनको आ सकते हैं? क्योंकि आपने अभी जस्ट पहला प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया है तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये आएगा कि फ्लो कैसे बनाना है। फ्लो एज इन कि किसी ने आपको बोला कि एक ई कॉमर्स के लिए पूरा बैकएंड बना दो। अब सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपने तो कभी ई कॉमर्स के लिए कोई बैकएंड बनाया नहीं, बट द गुड थिंग इज कि आपने ई कॉमर्स एक्सपीरियंस किया है। सो दैट इज हाउ आई मेड माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। कि मैंने भी एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बनाया था, आई मेड अ फुल स्टैक प्रोजेक्ट। तो मैंने ये देखा कि मैं जब ई कॉमर्स यूज करता हूँ, लेट्स से मैं फ्लिपकार्ट पे जाता हूँ, तो मैं कैसे कैसे यूज कर रहा हूँ चीजों को, व्हाट इज द फ्लो, उस फ्लो को मैंने एक पेपर पे बना लिया। Right. अब उस पेपर से मैं
अपना कोड बनाने पे माइंड लगाऊंगा। पहले थर्ड पार्टी एक्सपीरियंस लो हाँ। एज अ व्यूअर और एज एन ऑडियंस एंड देन यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। यस, बट Right. दिस विल नॉट वर्क इन एवरी केस, क्योंकि ओके, कोई ऐसी चीज हो जो पहले से एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो क्या करोगे? सही बात है। तब क्या होगा कि तब आप ना, मतलब जो आइडिया है उसको पेपर पे लेके आओ बस, ओके, और ट्राई करो कि जितनी भी नॉलेज आपके पास है उससे ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, वो आप कहीं राइट डाउन कर लो पहले। मतलब डोंट गेट इनटू द कोड। आप कोड लिखना शुरू करोगे तो फिर क्या होगा कि प्रॉब्लम्स आएगी और आप वहीं पर सोचोगे कि ये तो हो ही नहीं पाएगा। सो द फर्स्ट स्टेप इज डोंट गेट इनटू द कोड। पहले तो आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पेपर पे सोचो कि कैसे हो सकता है। व्हाट इज द टाइप ऑफ डेटाबेस वी नीड, what are the database tables, or what are the actual collections we are going to need in this application। किस लेवल से मतलब वो डेटा प्रोसेस होगा, किस किस स्टेप पे जाएगा, वो सब कुछ थोड़ा बहुत रफ डायग्राम बना लो, जिसको बोलते हैं रॉ स्कीमा, पेपर स्कीमा। ओके, फिर कोड लिखना स्टार्ट करो। तो पहला चैलेंज तो ये आएगा कि फ्लो कैसे बनाना है। राइट, अब जब आपने फ्लो बना लिया, तब सेकंड चैलेंज आएगा, वो होगा कि इस फ्लो का जो कोड है, वो जब आप लिखना शुरू करोगे तो कई बार ना आप जब कोड लिखोगे या कोई भी कोड लिखेगा, तो वो एक लिमिट, मतलब एक सेट ऑफ चीजों को बना चुका होगा। फिर आएगी प्रॉब्लम कि अब इसको चेंज करना है। फॉर एन एग्जांपल, आप एक कार्ड सिस्टम बना रहे हो। अब आप कार्ड सिस्टम के अंदर कुछ 2-3 फीचर्स इंप्लीमेंट कर चुके हो, एंड फिर सडनली पता चला कि इन फीचर्स को चेंज करना पड़ेगा अब। तो तब आपके पास वहां एक और चैलेंज आएगा कि जो फीचर आपने बना लिया उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अब वो आप तभी अच्छे से कर पाओगे जब आपने पूरा फीचर खुद ही डेवलप किया है, बहुत अच्छे से समझ के डेवलप किया है। अगर आपने कहीं से चैट जीपीटी से कोड निकाल के कॉपी करके रख दिया, तो वो 2 फीचर्स तो बन जाएंगे, बट जब उन दोनों में से किसी भी एक में अपग्रेड करना पड़ा कुछ या चेंजेस करने पड़े, तब चैलेंज आता है फिर से। राइट, तो उसका भी सिंपल सा तरीका है कि इवन इफ यू आर डूइंग कॉपी पेस्ट, पहले अच्छे से समझ लो उस चीज को, और कॉपी पेस्ट तो मत करो अगर हो सकता है तो, बट पहले उसको अच्छे से समझ लो। सो मेजरली यही चैलेंजेस आते हैं। और एक चैलेंज आता है कि कई बार आपके पास कोई बग आ गया और आप उसमें फंस गए, बट थैंक्स टू चैट जीपीटी एंड ऑल द जीपीटीज, कि अभी जनरली हम उतना फंसते नहीं है, हम बस अपना कोड वहां देते हैं और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। राइट, सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस। बाकी तो डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट चैलेंजिंग। राइट। मतलब अब जितना डेवलपमेंट जितना प्रोजेक्ट्स बनाते जाएंगे, चैलेंजेस आते रहेंगे। राइट, बट देन यू हैव टू सॉल्व देम एंड द मोर यू सॉल्व देम द मोर यू गेट हाँ, बेटर। राइट, देखो ये चीज मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि एक एक्सपीरियंस डेवलपर और एक फ्रेशर में जो डिफरेंस है, बस वो यही है कि उसने बहुत सारे एरर सॉल्व किए हैं, Right. बस और कोई डिफरेंस नहीं है। राइट, कोई एरर आज कोई भी एक स्टूडेंट लेके आता है और वो मैं 1 मिनट में सॉल्व कर देता हूँ, तो स्टूडेंट को लगता है कि अरे वाह, क्या बहुत खतरनाक चीज कर दी सर ने, तो 1 मिनट में एरर निकाल दी जो मैं 1 घंटे से सोच रहा था। राइट, बट जब मैंने पहली बार किया तो क्या पता मैं 1 से 1.5 घंटे सोच रहा correct, था। correct. The more you practice, the more better you become. हाँ, Right. So, sir, now we come to a very interesting segment because every aspiring backend developer wants to know what is going to be its career journey in the corporate world or at a junior level. सो बेसिकली यू स्टार्ट फ्रॉम अ लर्नर। Okay. तो जब आप एक अच्छे लर्नर बनते हो तो एक अच्छे डेवलपर बन जाते हो। एंड द वे मार्केट कॉल्स इट, ये एक जूनियर डेवलपर है। अब वो जूनियर डेवलपर से एक सीनियर डेवलपर बनेगा, SD1, SD2। फिर सीनियर डेवलपर से वो एक टीम लीडर बनेगा, Right. जहां पर वो टीम को मैनेज कर रहा होगा। और उस टीम लीडर के बाद में ही कैन बी अ प्रोजेक्ट मैनेजर, जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रहा होगा, और वो वहां से अपने करियर को थोड़ा सा ट्रांजिशन भी दे सकता है, जहां से वो डेवऑप्स में जा पाए। Okay. मतलब आफ्टर अ टीम लीडर वन कैन गो इनटू द डेवऑप्स पार्ट एज वेल, जहां अब वो आर्किटेक्चर को समझ रहे हैं या आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हैं रादर देन डेवलपमेंट। Right. वो होगा बैकएंड पर ही, मतलब सब कुछ काम तो ऑन द सर्वर ही होगा, बट क्योंकि बैकएंड की एक अच्छी खासी नॉलेज है, उसकी वजह से आर्किटेक्चर पे भी वन कैन स्विच। वहां से फिर एक नया रोड मैप स्टार्ट हो जाएगा जो कि डेवऑप्स की जर्नी होगी। Right. सो दिस इज द पाथवे और दिस इज द जर्नी जो एक बैकएंड डेवलपर की लाइफ जिस तरीके से चलती है। बिल्कुल। और सर, अगर हम इसकी सैलरी रेंज के बारे में बात करें, तो जिस तरह से आपने डेजिग्नेशंस बताई है, उस डेजिग्नेशन पे कितना एक्सपेक्ट कर सकता है एक बैकएंड डेवलपर? एक्चुअली देखो, सैलरी का जो अपर लिमिट है वो कुछ भी नहीं हो सकती, Okay. बिकॉज वो तो मतलब बहुत बड़ी लिमिट है। लेट से आज तक किसी को मान लेते हैं कि इंडिया में 50 CR का पैकेज नहीं मिला, बट पहली बार किसी को मिल गया तो रेंज तो बढ़ गई। Right. और वो सीनियर डेवलपर था, या लेट से वो टीम लीड था, Yeah. और वो 50 CR के पैकेज पे है।
तो इसका मतलब है कि रेंज जो है वो उसकी अपर कोई अपर लिमिट लिमिट नहीं नहीं है। है। बट अगर हम लोअर लिमिट की बात करें, जो स्टार्ट अगर कोई बैकएंड डेवलपर करता है, तो वन कैन एक्सपेक्ट अराउंड 2 to 3 or 4 LPA at the beginning, At a junior level. at a junior level. Okay. And now if you are very good at डेवलपमेंट और आपके हम्म। कोर स्किल्स अच्छे हैं, कोर स्किल्स एज इन आपका डेटा स्ट्रक्चर का थोड़ा सा नॉलेज है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और भी आती है, हम्म। you can expect more, you can expect 12 LPA as well, you can Right. expect 15 LPA as well, but वो चीजें डिपेंड करती है आपकी अदर देन डेवलपमेंट स्किल्स पे भी, Okay. अदर देन डेवलपमेंट एज इन डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज, हम्म। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नॉलेज, थोड़े से आर्किटेक्चर की नॉलेज, तो उस पे बहुत वेरी करता है कि आप अब कितनी भी रेंज पे जा सकते हो. Right. Interesting. Yeah. So, guys, if you are also somebody who aspires to become a backend developer, we have a very guided course for you in the name of Full Stack Web Development. If you want to check out about the course, we have the link provided in the comment section below. So, sir, आपने mention किया कि DevOps की तरफ भी backend developers switch कर सकते हैं. Yeah. So, how can one go towards DevOps or cloud architect? जो DevOps होता है वो एग्जैक्टली DevOps का मतलब है डेवलपमेंट ऑपरेशंस. Okay. तो जितने भी ऑपरेशंस डेवलपमेंट की जर्नी में चल रहे हैं, उन सबको मैनेज करता है एक डेवऑप्स वाला पर्सन. अब जब बैकएंड डेवलपर एक डेवऑप्स वाले रोल में स्विच करता है या ट्रांजिशन करता है, तब उसके पास बेसिक नॉलेज तो है बहुत अच्छी खासी. अब उसको समझना है कि आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, यानी सिस्टम डिजाइन क्या होता है, सिस्टम डिजाइन कैसे काम करता है, पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, एट द सेम टाइम क्लाउड कैसे काम करता है, CDNs कैसे काम करते हैं, DNS कैसे काम करता है. तो क्लाउड के आर्किटेक्चर को वो प्रॉपरली समझता है और फिर वो डेवऑप्स में स्विच कर सकता है. Right. और इसमें भी डेवऑप्स में अपने आप में एक बहुत बड़ा करियर है, तो वहां फिर एक अलग पूरी जर्नी है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू कैन स्टार्ट इज कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड को पढ़ना शुरू करो. Right. So, sir, as we are living in a very evolving and dynamic scenario, what are some of the trends that a backend developer should be aware of? आज के टाइम में जो भी बैकएंड डेवलपर्स हैं, लेट्स से सीनियर है कोई या जो आज स्टार्ट कर रहे हैं, किसी भी लेवल पे वो हैं, कुछ कुछ बेसिक चीजें उनको पता होनी चाहिए, जैसे सर्वरलेस आर्किटेक्चर, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, कंटेनराइजेशन यानी डॉकर को कैसे यूज करना है, रेस्ट API, GraphQL, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आज के टाइम में हर बैकएंड डेवलपर को पता होने चाहिए. Right. सो वेदर यू आर स्टार्टिंग और यू आर ऑलरेडी अ एक्सपीरियंस्ड डेवलपर, दीज थिंग्स आर द नीड ऑफ टुडेज टेक वर्ल्ड. तो ये ट्रेंड्स हैं या ये वो चीजें हैं जो आज हमें पता होनी चाहिए. पता इन द सेंस जिन पे हमें काम करना थोड़ा बहुत आता हो, इन सब में से किसी एक पे या दो पे. So, sir, AI, machine learning, cloud computing, how are these things shaping the backend development? सो बेसिकली देखो, दो चीजों की बात कर रहे हैं हम लोग, AI एंड क्लाउड कंप्यूटिंग. तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है आप अपने जो बैकएंड है या अपना जो भी आपका सिस्टम है, उस सिस्टम को स्केलेबल और रिलायबल या उसका मैक्सिमम अप टाइम रखने के लिए काम कर रहे हो. विच मीन्स कि IRCTC जहाँ पर हम ट्रेन की टिकट्स बुक करते हैं, वहाँ पर इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि IRCTC का अप टाइम बहुत ज़्यादा होना चाहिए. अप टाइम मतलब कि आप गए टिकट बुक करने के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर्वर डाउन है पीछे, तो आप टिकट बुक कर पाओ. तो क्लाउड इज बेसिकली ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से अपना स्केलेबल मतलब अपने पूरे सिस्टम को स्केल कर सको, रिलायबल रख सको एंड मोस्टली टाइम पे अप टाइम हो उसका. Right. नाउ देयर कम्स AI. AI जब बैकएंड के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, देन इट विल बी कॉल्ड AI ड्रिवन बैकएंड. Okay. दैट मीन्स कि आपने IRCTC पे एक टिकट बुक किया, अब आप वापस आने की एक टिकट बुक कर रहे हो. जैसे मैं यहीं से जयपुर से इंदौर की बात कर रहा हूँ, तो जयपुर टू इंदौर मैंने एक टिकट बुक की. अब मैं जब वापस आने के लिए जयपुर टू इंदौर सर्च करूँ, तो देयर शुड बी अ स्मार्ट सिस्टम जो ये बताए कि लास्ट टाइम पे लेट्स से पद्धति ने इसी रूट पे ट्रेवल किया, तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि पद्धति इज गोइंग बैक. तो वो पद्धति की डिटेल्स जो है ना, वो एज अ पैसेंजर वहां पर एंटर कर दे और हमें यस और नो का ऑप्शन दे दे. Nice, yeah. जो कि अभी IRCTC नहीं कर रहा, बट वो कर सकता है. Right. कि इफ यू आर गोइंग बैक टू दिस रूट नेक्स्ट डे या नेक्स्ट 3-4 दिनों में, तो वो आपके नाम को वहां सजेस्ट कर दे और पैसेंजर्स ऐड करने का ऑप्शन दे दे. Right. तो आपके लिए वो थोड़ा सा इजी हो गया एंड दैट इज हाउ AI ड्रिवन बैकएंड वर्क्स. बट ये नोटिफिकेशन हमें ऑलरेडी Paytm, Redbus इन सब से आते हैं, बट नॉट IRCTC yet. हाँ, मतलब वो हम जब बुकिंग करने जाएंगे तब वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है हमारे लिए. हाँ. या IRCTC ने वो चीज नहीं अवेलेबल की है, Right. लेट्स से Paytm या बाकी सब ने कर रखी है. Okay. So, सर, अगर आपकी एक कोई पर्सनल एडवाइस है बडिंग डेवलपर्स के लिए, तो व्हाट वुड दैट बी? So simply there is a one advice
फॉर ऑल द बिगिनर्स कि आप कोर कंसेप्ट को ना छोड़े, पहले कोर कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट्स बनाने पे ध्यान देना है। दैट्स इट। मतलब दो चीजें, कोर कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया और प्रोजेक्ट बनाया। बाकी टेक्नोलॉजी वो चीज है जो हमेशा अपडेट होती रहती है, कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहेंगे। ऑल यू नीड टू डू इज कि वो टेक्नोलॉजी में जो भी चेंज आया है वो पढ़ा और फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। राइट। क्योंकि लास्ट 5 to 6 ईयर्स में बहुत सारे टेक्नोलॉजी चेंजेस आ गए। तो अगर आप अपने करियर को एटलीस्ट 40 ईयर्स या 30-40 ईयर्स के लिए देख रहे हो, तो मान लो कि बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। तो ऑल यू नीड टू डू इज कि कोर कंसेप्ट आपके स्ट्रांग थे, आपने बेसिक प्रैक्टिकल बहुत अच्छी कर रखी थी या प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर रखी थी, इसलिए जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो आप जल्दी अडॉप्ट कर पा रहे हो। राइट। सो दिस इज द ओनली एडवाइस, स्टिक टू कोर कंसेप्ट, डू मोर प्रैक्टिस एंड ऑलवेज बी विद द ट्रेंड। राइट। सो सर, आपका काफ़ी बड़ा करियर रहा है जिसके अंदर आपने बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया है। व्हाट आर 1-2 मिस्टेक्स जो बच्चे करते ही करते हैं, जो अपने करियर रोड मैप में दे मेक दीज मिस्टेक्स, व्हाट वुड दैट बी? सो अगेन आई विल बी रिपीटिंग माई सेल्फ कि स्टूडेंट ये करते हैं कि वो कंसेप्ट्स जो कोर कंसेप्ट्स हैं उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। राइट। एंड सीधा फैसिनेटिंग टर्म्स पे जाना चाहते हैं कि हम नेक्स्ट.js सीख लेते हैं, हम नोड.js सीख लेते हैं, हम लारावेल सीख लेते हैं या हम गोलैंग को सीख लेते हैं। वो सीधा गोलैंग को भी एडवांस सीख लेते हैं, फ्रेमवर्क सीख दे लेते जस्ट हैं। टेक अ जंप। हाँ, दे डोंट ट्राई टू स्टिक सम टाइम फॉर ऑन द बेसिक, जिससे उनका कोर स्ट्रांग हो जाए राइट। और वो फ्यूचर प्रूफ हो जाए एक तरीके से। तो ये मिस्टेक तो हर बिगिनर मतलब कभी ना कभी सोचता है कि मैं जंप कर लूं। अगर उसकी किस्मत है तो उसको कोई मिल जाए और बोले कि नहीं बेटा अभी रुको, अभी टाइम नहीं है। स्टिल यू नीड टू गेट अ स्ट्रांग हैंड ऑन, या स्टिल यू नीड टू बिल्ड अ स्ट्रांग नॉलेज अराउंड द बेसिक। राइट। तो ये एक मिस्टेक है जो हर बिगिनर कर रहा है। ओके। बाकी छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं वो चलती रहती है, उनको हम मिस्टेक्स नहीं कहेंगे, वो एरर्स हैं। तो डेवलपमेंट में दो चीजें होती है, वार्निंग एंड एरर। तो वार्निंग्स जो होती है उनको आप इग्नोर कर सकते हो, बट एरर्स इग्नोर नहीं करनी है। राइट। जो पहली चीज थी स्किप करना, वो एक एरर है। आप उसको इग्नोर करोगे तो काम नहीं चलेगा। वार्निंग्स तो आती रहेगी, मतलब कुछ बग्स आते रहेंगे, आप सॉल्व करो और आगे बढ़ते रहो। राइट। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू माय लास्ट क्वेश्चन। आपने पोर्टफोलियो पे काफी एम्फेसिस किया है ऑल द राउंड। Yeah. सो व्हाट इज दैट वन थिंग जो बच्चा अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता है दैट कैन मेक हिम स्टैंड आउट आउट ऑफ ऑल द अदर कैंडिडेट्स टू द रिक्रूटर? दो चीजें ऐड करें। पहला, जो भी रियल एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं, क्या उनको वो कॉपी कर पाया, या मतलब उनके लेवल के आर्किटेक्चर या उनके लेवल का कोड वो लिख पाया कुछ हद तक, नॉट एग्जैक्टली द सेम। एंड सेकंड, क्या वो कुछ नया बना पाया जो आर्किटेक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्या वो उसको बना पाया। लेट्स से वी डोंट नो द रियलिटी, बट यूपीआई जो है, क्या पता किसी बच्चे ने सोचा हो, किसी छोटे डेवलपर ने सोचा हो कि यार इस तरीके से भी तो पेमेंट हो सकता है। तो अब वो एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो किसी ने नहीं देखी और फर्स्ट टाइम सॉल्व की। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको कभी मिलती है, जो भी लोग देख रहे हैं अभी, आपके फ्रेंड से, फैमिली से, कोई भी आपको बोलता है और आपको लगता है कि मैं इसको टेक के थ्रू सॉल्व कर सकता हूँ, तो जस्ट ट्राई टू डू दैट। सो दीज आर द टू थिंग्स व्हिच यू कैन कीप इन द पोर्टफोलियो, जिससे आप थोड़ा सा स्टैंड आउट हो सकते हो। राइट। यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई कि ये प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम जो किसी और ने नहीं देखी है अभी, उस प्रॉब्लम पे फोकस करे, उसका सोल्यूशन ढूंढे, एंड इफ यू रिफ्लेक्ट दैट इनटू योर रिज्यूमे, इट्स गोना मेक यू स्टैंड आउट। वो प्रॉब्लम छोटी भी हो सकती है, मतलब नॉट नेसेसरी, वरना लोग सोचेंगे फिर मैं जॉब क्यों करूं, जब मुझे प्रॉब्लम मिल गई तो अब तो मैं अपना स्टार्टअप कर लूंगा। डेफिनेटली इट हैज टू बी नीड ओरिएंटेड। जैसे यूपीआई वाज समथिंग दैट इज एवरीडे थिंग। एक दिन में इफ आई टॉक अबाउट माय सेल्फ, आई एम यूजिंग इट फॉर लाइक 15 times in a day, even for like a payment of 10 rupees, 20 rupees. All of us does that. Exactly. तो वो नीड ओरिएंटेड प्रॉब्लम किसी ने आइडेंटिफाई करी एंड उसका सोल्यूशन ढूंढा, which is a very big thing. Yes. Right. So to all our listeners, if you found this podcast helpful for you in your backend development journey, then subscribe to our channel and keep watching our more episodes on full stack web development.